ये पे दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अभी। कल जो पेपर बनाए थे ना वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। कल की अपेक्षा थोड़ा कम दिक्कत आ रही है। अभी बनाए धीरे थे ना धीरे, तो उससे थोड़ा आज हमको कोई नहीं improve कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। वही तो बोला, वेट करो, अभी होने दो पेपर, उसके बाद में सही लेवल पे पहुंच जाओगे आप। बार बार देखना पड़ेगा, परंतु अभी 2012 तक, मुझे 2022 तक करवाने दो एक बार, तो ठीक ठाक लेवल पे आ जाओगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। 15 तक वो पैसेज थे, 15 तक ये सब पैसेज है। ठीक है, रिस्पॉन्स करना, ठीक है, मैं बताऊँ, ठीक, नहीं समझ में आया जहाँ बताना, ठीक है। अब देखो, ये कल वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि देखो सेम पैटर्न फॉलो होता है। अब देखो ये वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, सभी कलाकार संघीय होते हैं, ठीक है। अब मान लिया कि जैसे गोला से बनाया करो, ये कलाकार है, ठीक है, सारे के सारे संघीय है। तो कभी भी ना इक्वल वाला, देखो दो ऑप्शन बनता है कि इक्वल वाला ले लो, नहीं, हमेशा ये बड़ा वाला लिया करो। ठीक है, सभी कलाकार संघीय होते हैं, ठीक है, जितने भी कलाकार हो सारे के सारे संघीय है, ठीक है। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं, कुछ। अब देखो कुछ कलाकार बोला है, तो अपन इसको यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला ले सकते हैं बोला, ठीक है। कुछ कलाकार जो नशीले पदार्थों के व्यसनी होते हैं, नशीले पदार्थ लेने वाले हो गए, ठीक है। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों का व्यसनी बन जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो कुंठाग्रस्त जो व्यक्तियों के नशीले पदार्थों के व्यसनी बन जाने, अब देखो यहाँ पे मैंने कल बोला था हमेशा इसी याद रखना, दो केस लेके चलना हमेशा। तो मैं एक पहला केस में क्या लूँगा कि ये जो नशीले पदार्थ लेने वाले हैं जो कुंठाग्रस्त बन गए हैं, एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि मैं ये ले लूँ, ठीक है, मैं इनको इंक्लूड ही ना करूँ, बिल्कुल भी इंक्लूड ना करूँ, तो ये कुंठाग्रस्त व्यक्ति हो गए, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़, एग्जाम में दो पॉसिबिलिटी लेके चलना। एक में ये ले सकता हूँ कुंठाग्रस्त, क्योंकि कुंठाग्रस्त के बारे में अपने को क्लियर कुछ भी नहीं बोला है कि ये कलाकार है या नहीं है। एक में ये वाला ऑप्शन ले सकता हूँ, देखो ध्यान से समझना, ये वाला। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब आंसर इसी से आएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आंसर तभी होगा जब दोनों कंडीशन में वो सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कंडीशन सही है एक में गलत, नहीं। अब देखो ये पहला वाला स्टेटमेंट, कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं, कलाकार, देखो अब ये जब मैं ब्लैक वाला ले रहा हूँ तो कलाकार कुंठाग्रस्त तो नहीं है, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। परंतु दूसरा वाला देखो, ये हरे वाला ले रहे हैं, इसमें तो हो रहा है, परंतु मैंने क्या बोला, दोनों केस में सही होना चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये गया ऑप्शन, ठीक है, तो ये तो गलत है। अब देखो सी, देखो सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है, ये देखो कुंठाग्रस्त व्यक्ति तो यही है ना, यही, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सारे के सारे सही है। देखो ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, तो ये सभी वर्ड जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अगला डी, देखो सन की व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, सन की व्यक्ति। अब देखो सन की व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं, अब देखो इस वाले केस में तो नहीं है, देखो इस वाले केस में सन के लोग है ही नहीं कुंठाग्रस्त, पर इस केस में है, तो अपन मैंने क्या बोला, दोनों केस में सही होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर बी है, अब वो बी क्यों सही है वो चीज़ ध्यान से देखना। नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सन के होते हैं, अब देखो नशीले पदार्थ लेने वाले ये लोग हैं, इसमें से देखो कुछ लोग सन की है, हाँ है, देखो ये जो ये लोग है, तो सही है, कुछ वर्ड्स बोला है इसीलिए सही है। बोल तो सारे के सारे सन की है, नहीं फिर गलत हो जाता हूँ। समझ में आ गया क्वेश्चन? मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये दो केस लेके चलना। हाँ बोलो। मैंने इसमें ऐसे करके लिया था कि ये पहले ऑप्शन में कह रहा है कि सभी कलाकार सन की होते हैं, तो जो जितने भी कलाकार हैं वो सन की रहेंगे, तो सेम गोला रहेगा इनका। हाँ, वो गलती मत करना, यही तो है, ये फंस जाओगे। हाँ वो बात सही है, आप चाहो तो एक ही गोला ले सकते हो इन दोनों के लिए, पर नहीं, हमेशा ये चीज़ याद रखना, सभी कलाकार सनकी होते हैं, तो इसका मतलब है कि सनकी का गोला हमेशा ज़्यादा लेना, नहीं तो फिर आप यहाँ फंस जाओगे। फिर ये चीज़ थोड़ा याद रखना, मेरे से ऐसे गलतियाँ होती थी, ये थोड़ा ध्यान रखा। सर मैंने तो
सर मैंने आप जैसे फिगर बनाया ऐसे बनाया, बट मुझे ना ए और सी को तो काट दिए थे, लेकिन मुझे ना बी और डी में डॉट था तो डी डाल दिए थे आंसर में। ये जो सन की व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते थे, देखो ना इस वाले मैंने क्या बोला, ये 2 केस, ये इस वाले केस में नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए कट जाएगा। ये इस वाले केस में है परंतु इस वाले केस में नहीं है ना, इसलिए तो मैंने बोला है कल भी कि आप 2 केस लेके चलोगे कभी गलत नहीं होगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ 2 केस लेके चलना यार। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में सब में 2 केस लेके चलोगे कभी गलत नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना। रीजनिंग का मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं रीजनिंग ईजी आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, ध्यान से देखना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। बस ये तरीका सीख लो, इसमें यही है, 2 मेथड लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो, या तो ए और बी एक ही आयु के हैं, ध्यान से समझना, कहे तो ए और बी जो है एक ही आयु के हैं, अन्यथा बी से ए बड़ा है। अब याद रखना कि जैसे अब देखो ये 2 कंडीशन बन रही है, कहते तो ए जो है बी से बड़ा है या ए और बी बराबर है। तो याद रखना इनको लिखने के लिए अपन ये यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए जो है बी से बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, तो ये वाला कंडीशन अपन लेके चलेंगे। ठीक है, अगला देखो, या तो सी और डी एक ही आयु के हैं, अन्यथा सी से डी बड़ा है, सी से डी बड़ा है। तो यहाँ पे डी बड़ा है सी से और बराबर भी हो सकता, तो ये केस अपन ने ले लिया। ठीक है, आगे देखो, सी जो है बी से बड़ा है। ठीक है, अब देखो सी, ये तो कंफर्म है, ये 100% अपने को श्योर दे दिए। इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 100% वाले पे खेलना है, उसके अनुसार आंसर निकालना है, प्रोबेबिलिटी वाले पे आंसर से मत जाना। सी जो है बी से बड़ा है। अब अपने को इतना पता है कि जो सी है वो बी से बड़ा है। ठीक है, इतनी एक अपने को कंफर्म एक कंडीशन पता है, इसके अलावा अपने को पता नहीं है डी जो है सी से बड़ा है क्या है। अब देखो ध्यान से देखना, अब मान लो ये वाला मैं केस उठाता हूँ, ये वाला केस। ठीक है, इसमें 2 केस है, क्या तो ए जो है बी के बराबर है, ठीक है, उससे बड़ा है। तो मान लो कि मैंने बराबर ले लिया, तब ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जब मैंने डी को बराबर ले लिया तो डी यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे क्या पता लग रहा है अपने को, एकदम कंफर्म पता लग रहा है कि बी से बड़ा डी है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को लेके चलते हैं, या ए से बड़ा डी है। ठीक है, पर अपने को ये वाली कंडीशन एक बन रहा है। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन क्या बनेगी, मान लो कि जो अपने ए जो है बी से बड़ा है। अब देखो यहाँ पे जब मैं ए से बी से बड़ा लूँगा तो अपन कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते, वो सी से बड़ा होगा छोटा होगा कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन वहाँ पे नहीं, अपन 100% वाले केस के अनुसार ही खेलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को। अब ठीक है, अब आ जाओ, बी जो है ए से बड़ा है, ये तो अपन कंफर्म कह नहीं सकते। ये देखो ये ना, ये तो देखो ये प्रोबेबिलिटी वाला बना दिया है, और यहाँ पे दो डी जो है सी से, तो ये कंफर्म, इनके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये तो गलत है। ठीक है, ध्यान से देखना, सी जो है डी से बड़ा है, ये भी कंफर्म नहीं, कुछ भी नहीं दिया ना अपने को, श्योरिटी दिया नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिक 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए। अब ध्यान से देखना, बी और डी एक ही आयु के हैं। अब देखो बी और डी, देखो याद रखो, जब सी जो है बी से बड़ा है, ठीक है, और डी के बारे में अपने कुछ भी कंफर्म नहीं दिया, तो अपन कभी भी कुछ भी नहीं बता सकते कि बी डी एक ही आयु के। कंफर्म बता सकते हो क्या, क्योंकि जब यहाँ पे श्योर नहीं कर रहा है कि वो सी से बड़ा है छोटा है क्या है, मतलब इतना बोला है कि तो बराबर है या उससे बड़ा है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं सी और बी वो बी और डी एक ही आयु के हैं, तो ऑप्शन कट गया। ये हमेशा याद रखना, 100% ये लेना है इसमें, 100% श्योर, डाउट वाला नहीं। अब देखो सी जो है ए से बड़ा है, सी जो ए से बड़ा, अब ध्यान से देखना, एक केस क्या बनाता है यहाँ पे, ये वाला जो ए जो है क्या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, तो मैंने उस टाइम भी बोला था, देखो अगर सी जो है बी से बड़ा है, अगर मैंने ए को ले लिया बराबर वाली कंडीशन, तो ये जब ए से बड़ा हो ही जाएगा 100%। ठीक है, अब एक कंडीशन में ले रहा हूँ कि ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, ए जो है बी से बड़ा है, सी से ए बड़ा है। रुक जाओ एक मिनट, कुछ ना कुछ गलती हुई है। ठीक है, नहीं रुक जाओ, सी से बी बड़ा है, ये गलत लेके चल रहे थे ना, पर यहीं पे देखो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। सी से बी बड़ा है सी से, हाँ वो तो ये चीज़ याद रखना। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब सी से बड़ा है बी, तो बी जो बी मान लो कि बी बराबर अपन क्या लेके चल रही है, तो ए भी तो बड़ा होगा ना सी से, तो सी से ए बड़ा है, ये बात सही है, क्योंकि क्या तो बी जो ए है इसके बराबर होगा, या ए जो हमेशा बी से बड़ा होगा, तब इस कंडीशन में तो सी से बड़ा होगा ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा एक प्रूफ
बताता हूँ। अब देखो एक तो ये तरीका है कि 100% ब्याह पे खेलो, एक ले लो नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी एक तरीका अपना सकते हो। ये दूसरा मेथड तो देखो ध्यान से देखना, ए और बी एक ही आयु के, अन्यथा बी जो है ए से बड़ा है। अब मान लिया मैंने ये है बी जो है ए से बड़ा है या एक ही आयु के है, तो मैंने मान लिया बी का आयु 5, ठीक है, और ए का मान लिया मैंने 4, ठीक है, ध्यान से समझना। अगला है या सी और डी एक ही आयु के, अन्यथा सी से डी बड़ा है, डी बड़ा है सी से, ठीक है। आगे देखो, इसको मान लिया मैंने 3, इसको मान लिया मैंने 2, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, और सी से बी बड़ा है, सी से बी बड़ा है, तो देखो बी बड़ा है सी से, ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 है सी और सी से बड़ा है बी। अब देखो अब ये पढ़ो, बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए से बड़ा है, ए कितना 4। अब ये तो वो वाला कंडीशन, ये तो देखो कंफर्म नहीं है ना, ये तो अपने डाटा लिए हैं, एक बराबर वाली कंडीशन भी है, तो ये अपने को कंफर्म नहीं है, ये कट जाएगा। बी और डी एक ही आयु के हैं, बी और डी देखो 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे देखो, सी से डी बड़ा है, सी से डी ये कन्फर्म अपने 100% कुछ दिया ही नहीं। सी से ए बड़ा है, सी से जो है ये देखो ये 2 है और ए है, हाँ ये तो बड़ा है ही, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो 100% वाला डाटा है ना, उसके अनुसार ही आंसर आएगा, प्रोबेबल वाले में आंसर मत देना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आता ही है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता ही है। बी को 5 मानना है, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। अरे मान सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी देखो ये कंफर्म नहीं है ना, तो ट्राई तो ये करो। देखो यहाँ पे देखो अपने को 50-50% है, कुछ भी कंफर्म नहीं बोला, तो ये 2 ऑप्शन तो हमेशा गलत जाएंगे। मतलब गलत जाएंगे इन द सेंस कि इसके बिहाफ में जो भी स्टेटमेंट निकल रहे हैं ना, वो हमेशा गलत होंगे, क्योंकि ये तो 100% अपने को श्योरिटी नहीं दे रहा ना, यही 100% श्योरिटी दे रहा, तो इसी के बिहाफ में आंसर आएगा। और ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, एक हाइट वाला भी क्वेश्चन आता है, यही सेम पैटर्न वाला, वो यूपीएससी पूछे भी आगे जाके, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, कल भी मैंने करवाए थे, तो यही सेम टाइप का अगला भी ऐसा ही है। अब देखो ध्यान से देखना, अरे पीछे वाले में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तुम लोग कुछ रिप्लाई तो करते नहीं हो। चलो ठीक है, अब आगे देखो, एक पक्षी निरीक्षक क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास दिनोत्तरी बने। देखो कल वाला ये जो स्टूडेंट वाला था वैसा ही सेम है। ये मान लो कि क्लब है, ठीक है, ये क्लब की सदस्यता जो मिलती है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास क्या है, द्विनेत्री ये है, ठीक है। ये कंपलसरी कंडीशन है इसकी कि ये होना चाहिए, तभी आपको क्लब की वो जो है सदस्यता मिलेगी। आगे पढ़ो, पक्षी निरीक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी। अब देखो ये मान लो कि 50 लोग थे, इनमें से कुछ लोगों के पास, ध्यान से समझना, कुछ लोगों के पास मान लिया 10 लोगों के पास क्या है, कैमरा भी है। ध्यान से समझना ये चीज़, कल वाला सेम क्वेश्चन है, तो 40 लोगों के पास कैमरा नहीं है। जिन सदस्यों के पास कैमरा होते हैं वे फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब जो ये कैमरा है वही कौन भाग ले रहा है, फोटो प्रतियोगिता में, तो सारे तो भाग नहीं ले रहे हैं, ओनली कौन ले रहा है, जिनके पास कैमरा है, और वो पहली बात तो सदस्य होने चाहिए, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, बस वही सेम क्वेश्चन है जो लड़कियों वाला क्वेश्चन था, वही गर्ल्स वाला। अब पहला पढ़ो, जिनके पास द्विनेत्री होता है वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं। अब तो ध्यान से समझना, इस दुनिया में तो सबके बहुत हज़ारों लोगों के पास होगा, इसके एक कंडीशन बोला है कि जिनके पास द्विनेत्री होता है, ठीक है, उनके पास वो सदस्य बन सकते हैं। वैसे नहीं कि सारे के सारे सदस्य बन ही गए हैं, ऐसा नहीं है, सभी सदस्य होते हैं ऐसा नहीं है। देखो यही चीज़ याद रखना, जिनके पास द्विनेत्री होता है वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं। सभी वर्ड एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये पहला गया। अब देखो सी देखो, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी पक्षी निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं। फोटो प्रतियोगिता में कौन भाग ले रहा है, जो कैमरा है, जिनके पास पहले सदस्य तो होने चाहिए, पर उनके पास कैमरा है वही भाग लेते हैं, तो ये भी कट जाएगा, कोई भी निश्चित करने के लिए कैसे गलत है। अब देखो, पक्षी निरीक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास द्विनेत्री, हाँ ये देखो इनके कंडीशन ही क्या है, सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए, द्विनेत्री, तो ये एकदम सही है। समझ में आया ना, ये क्यों गलत है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट स्टेटमेंट है, ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार फिर दे सर, देखो इधर डायग्राम, केवल डायग्राम। इधर देखो, एक पक्षी निरीक्षक क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिनके पास द्विनेत्री होता है। जो क्लब के सदस्य कौन बनेंगे, जिनके पास द्विनेत्री होता है, ठीक है, किसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। अगला, पक्षी निरीक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास, अभी मान लो मैंने 50 मेंबर मान लिया, उसमें से 10 लोगों के पास ही कैमरा है, 40 के पास कैमरा नहीं है, और जिनके पास कैमरा वही फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो ये तो भाग ही नहीं ले पाएंगे, तो सारे तो फोटो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए जाएंगे, तो ये तो ऐसे कट जाएगा,
ठीक है, ये तो मतलब नहीं है। आगे देखो, जिनके पास द्विनीति बाइनोकुलर होता है वो पक्षी निकुलर सदस्य होते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के भाई दुनिया के सारे लोग इसके सदस्य बन गए, नहीं, ये इसकी कंडीशन है कि जो उसमें एंट्री करेगा उसके लिए चाहिए द्विनेत्री वाला चाहिए। अभी देखो ये पढ़ो, पक्षी निरीक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास द्विनेत्री होता है। हाँ, ये बात सही है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, अब देखो, पिछली ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया जहां उसने पदयात्रा की, तैयारी की और नौका चालन में भाग लिया। ठीक है, इस ग्रीष्मकाल में उसने एक संगीत शिविर में जाने का मन बनाया। ठीक है, अब देखो, इस ग्रीष्मकाल में फिर वो कहीं घूमने गया है, संगीत शिविर में गया है, जाने का मन बनाया जहाँ वह गाना गाता है, नाचता और गिटार वन सीखने की चाह रखता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखो, ठीक है, अंकित के माता पिता चाहते हैं कि गिटार बजाए, ऐसा कहीं पे भी कोई पैसेज में दिया है कि उसके माता पिता का तो जिक्र भी नहीं किया गया। ठीक है, अंकित बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज़्यादा पसंद करता है। अपन इसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि संगीत ज़्यादा पसंद करता है? इधर तो देखो पदयात्रा कर रहा है, तैराकी कर रहा है, नौका चालन कर रहा है, ये भी अपने को पता नहीं लग सकता। ये तो दो ऑप्शन तो कट गए। अंकित गाना और नाचना पसंद करता है। अच्छा, तो फिर ये भी बोल सकते थे पदयात्रा भी पसंद करता है, तैराकी भी पसंद करता है, नौका चालन भी पसंद करता हो, गाचन, तो ये भी गलत हो जाएगा। परंतु एक चीज़ ऑब्जर्व करो, पिछली छुट्टियों में भी कहीं ना कहीं घूमने गया और अब की बार ये छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने गया, तो इसका मतलब है अंकित हर ग्रीष्म, अरे नहीं, वो यूपीएससी ने गलत दिया है, उसका आंसर सी आएगा इसका। मैं कल सी लगाया था, मेरा ही गलत। अंकित हर ग्रीष्मकाल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है, क्योंकि अरे आप सोचो ना, इसमें देखो, इसमें आप ये कैसे कंफर्म बोल सकते अंकित गाना और नाचना पसंद करता है? जो मेन हमेशा एक चीज़ याद रखना, रीजनिंग में कभी क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना पड़ता है, पैटर्न। तो ये देखो, पिछली छुट्टी में कहीं गया था और इस छुट्टी में कहीं ना कहीं गया है। बता रहा हूँ, यूपीएससी ने क्या इसका डी बोला था, फिर बाद में जब इसको स्ट्राइक हुआ, इस क्वेश्चन पे कंप्लेन हुआ, तो यूपीएससी ने पे सी बोला था इसका। तो है ऐसे कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी ने गलत दिए हैं, उनके आंसर ऐसे जीएस में भी मिलेंगे आपको। मैं सी लगाया था, फिर मैं डी कर दिया, इसको देख के काट दिया। ठीक है, अगला देखो, क्योंकि ये चीज़ अगर रीजनिंग की क्वेश्चन की खासियत ही होती है कि उसमें पैटर्न पकड़ना पड़ता है, बिना पैटर्न को कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो फिर इसके नंबर काटे होंगे या इसको साइड ही कर दिया? फिर हो सकता है, पता नहीं। वो क्योंकि मुन्नाल ने जब फिर उस टाइम पहली बार मुन्नाल ने पिटीशन लगाई थी, क्योंकि यूपीएससी आंसर की देता नहीं था पहले, तो मुन्नाल ने फिर उस टाइम उस दौर में लगाई थी पिटीशन 2011-12 दौर, जब वो खुद एग्जाम दे रहा था, तब यूपीएससी आंसर की देना शुरू किया, नहीं तो आंसर की नहीं देती थी। ठीक है, चलो इधर आगे पढ़ो। अब देखो, ये इस टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 2018-19 तक आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये टेबल से बनता है, टेबल बना के करना है, ऐसे कभी फालतू में करने मत लग जाना। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, टेबल बना के करना इन क्वेश्चनों को। जब भी इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो टेबल बना के करना। ठीक है, ऐसे करने मत बैठ जाना। अब देखो, 3 व्यक्ति ABC ने, देखिए अब पहले तो 3 व्यक्ति है, तो यहाँ टेबल बनेगा सबसे पहले। इसको पढ़ने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, टेबल बनेगा, बिना टेबल के नहीं होगा। अरे टेबल बना के ही करना है ये क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे तो फंसोगे फिर। ठीक है, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये 3 व्यक्ति है। ठीक है, और ये क्या है, काले, नीले तथा नारंगी रंग अनिवार्य क्रम में की कमीज तथा और ये पैंट पहनता है। तो अपन ने मान लिया 3 जो है कमीज है, 1 2 ये 3 और 3 पैंट मान लिए। ठीक है, तो ये बन गया अपना। अब देखो, ये मान लिया अपन ने क्या किया, काले, ब्लैक। ठीक है, तो ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू, नीला, मैं इसको नीला ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, नीला। ठीक है, नारंगी, ऑरेंज। ठीक है, और कमीज इसी का ये तो क्या हो गया थे, कमीज तथा हरे, ग्रीन, येलो तथा ऑरेंज, नारंगी रंग अनिवार्य क्रम में पैंट पहनी थी। ठीक है, ये भी ऑरेंज ही है। ठीक है, ये पैंट का कलर भी ऑरेंज ही है। ठीक है, अनिवार्य इसी क्रम में नहीं, मतलब ये है ना कि ऐसे ही क्रम में, वो तो हमेशा इस क्वेश्चन में देता है, ये चीज़ रखना। किसी भी व्यक्ति ने अभी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसका आंसर निकालने के लिए। किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज तथा पैंट नहीं पहनी है। किसी ने, मतलब जैसे मान लो उसने मान लो कि नीला पहन लिया, तो वो नीले कलर का कुछ नहीं पहन, जैसे ऑरेंज पहना है, ए ने मान लो ऑरेंज पहना है जो शर्ट है, तो वो पैंट ऑरेंज नहीं पहनेगा। तो ये चीज़ याद रखना,
तो पहली बात तो ये क्या है, अपने पास कमीज है, ये 3 जो है, और ये जो 3 है वो पैंट है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अब आगे अपने को सीक्वेंस दिया है जिसके अनुसार अपने को भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये ज़्यादा वो हो जाएगा लाल, चलो ब्लू करते हैं, ठीक है। अब देखो, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, ठीक, काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, तो ये अपनी यहाँ क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहना, ठीक है। आगे सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है, सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ लगा देंगे। ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, अब देखो ग्रीन है, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, अब बी का पता लग गया कि कौन सी पैंट पहन रहा है, वो नारंगी रंग की पैंट पहन रहा है। ध्यान से देखना, अब एक ही चीज़ है ना, यहीं से आंसर आएगा। अब ये नारंगी रंग की पैंट पहना, तो अब पहली कंडीशन यहाँ पे क्या थी कि दोनों एक नहीं पहनेगा, तो इसका मतलब ये नारंगी कमीज नहीं पहनेगा, इसका मतलब ये क्या पहनेगा, ब्लैक, ठीक है। अब ये जब ये ब्लैक पहनेगा तो सी भी ब्लैक नहीं पहनेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। अब देखो, जैसे सी का कंफर्म, तो सी कौन सा पहनेगा, नीला पहनेगा, सी नीला पहनेगा। और जैसे ये सी नीला पहनेगा तो ए क्या पहनेगा, ऑरेंज पहनेगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया। अब देखो अब आगे और कुछ कंडीशन दिया है अपने को। सी ने क्रमशः कौन सी रंग की पैंट या कमीज पहनी है, ठीक है। अब देखो सी का पूछ रहा है, तो सी का देखो पहले पैंट दे दिया, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में, और कमीज बाद में दिया है। तो कमीज का तो पता चल चुका है, कमीज नीला पहन रहा हो, और नीला देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी और सी में, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए अपने। अब क्या तो इसी में से आंसर आएगा, क्या तो हरा पहनता है, ये पहनता है। अब देखो ध्यान से देखना ठीक है। अब देखो अब उसके बाद देखो, ए जो है, ए के बाद 2 ऑप्शन है, ए क्या पहन सकता है, क्या तो येलो पहन सकता है, सॉरी देखो, हाँ देखो, जब इसने ऑरेंज पहन लिया तो ए ऑरेंज पहनेगा ही नहीं, तो ए कौन पहन रहा है, येलो पहन रहा है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा, ये पहन रहा है, और ये वाला जो है ग्रीन पहनेगा, सी जो है ग्रीन पहनेगा, ये दोनों पहनेगा। आगे आंसर हरा था नीला। देखो ये फ़ायदा होता है टेबल बनाने से, फट से आंसर आएगा, नहीं तो फिर वो इधर उधर तुम लोग स्टेटमेंट बना के, ये किसने किया था ये टेबल बना के, और मैं पहले भी सिखाया था ये काम, तो समझ में आ गया सबको। तो ये इस टाइप के जितने भी सियोरिटी रहती है सर, हाँ, और ये टाइम भी कम लगता है, ये चीज़ याद रखना। हमेशा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना, मैं पहले बता रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी टेबल बनाने वाला ही है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये तो ऐसे भी निकल जाएगा कॉमन सेंस से, पर फिर भी टेबल बना के भी किया जा सकता है, और ऐसे भी, पर अगर मान लो कि जब बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो टेबल बना के करना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे। अब ध्यान देख रहे, इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात है, स्टेटमेंट पढ़ने की बात है। जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू हुए थे जनवरी में, 5 सिटकॉम, 3 ड्रामा और 2 समाचार मैगजीन के, ठीक है। ध्यान से देखना, अप्रैल तक उन नए शो में से सिर्फ 7 अभी चल रहे थे, जिनमें 5 सिटकॉम है, तो ये 5 के 5 सिटकॉम तो चल रहा है, ठीक है। अब ये जो ध्यान से देखना, जो 3 ड्रामा है और 2 समाचार है, समाचार मैगजीन वाले हैं, इनमें से कोई 2 चल रहा है। अब वो अपने को बारे में पता नहीं है कंफर्म, हो सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हो सकता है कि 2 के 2 ड्रामा चल रहे हो, ठीक है, 2 के ड्रामा 1 ड्रामा 2 चल रहा हो सकता है कि ये 2 के 2 जो समाचार मैगजीन चल रही हो, समाचार मैगजीन S1 और S2 चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि एक ड्रामा चल रहा हो देखो केस बनाना हमेशा, एक ड्रामा चल रहा हो, एक समाचार मैगजीन चल रहा हो, तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। आप देखते हैं, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दिया। केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी भी चालू है, देखो अपने को कुछ भी पता नहीं है, तो अपन कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 केस बन रहे हैं अपने पास। तो ये चीज़ बस हमेशा रीजनिंग में हमेशा याद रखना, 100%। देखो ये यूपीएससी तैयारी यही सिखाती है। कभी अपन जैसे ऐसे बोल देते हैं ना, कुछ भी अपने पास है नहीं, सबूत नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के बारे में ब्लेम करना होता है, देखो वो व्यक्ति ऐसा ही है, तो ये यूपीएससी सिखाता है। जब तक आपके पास 100% कोई चीज़ ना हो तब तक नहीं बोलना है, ये यूपीएससी सिखाता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये गलत गया, ठीक है। आगे देखो, ड्रामा शो में से केवल एक अभी भी चालू है। अब देखो ये भी कंफर्म नहीं बोल सकते ना अपन, देखो ये देखो दोनों हो सकता है, समाचार मैगजीन ही चल रहा हो, ठीक है, तो ये भी गया। अगला देखो, दर्शकों को ड्रामा की अपेक्षा सिटकॉम ज़्यादा पसंद आ रही, ये मतलब नहीं है वो ये पूछ ही नहीं रहा। अब देखो, बंद किए गए शो में से कम एक ड्रामा था। अब ध्यान से देखना, देखो पहला केस, अब देखो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है,
देखो ड्रामा 1 ड्रामा 2, तो इसका मतलब एक ड्रामा, जो ड्रामा 3 था वो बंद हो गया यहाँ पे। चलो इस कंडीशन में तो पास हो गया अपन। अगली कंडीशन में देखो, मान लो कि 2 समाचार मैगजीन दोनों की दोनों चल रही थी, तो इसका मतलब ये तीनों ड्रामा खत्म हो गए। तो यहाँ पे ड्रामा 1 ड्रामा 2 और ड्रामा 3 ये तीनों खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ड्रामा चल रहा तो 2 ड्रामा क्या खत्म हो गए, खत्म हो गए, ये D2 D3। तो देखो अब कम से कम एक ड्रामा तो हमेशा खत्म हो रहा है, ये एकदम सही बात है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अगला बढ़े। तो फिर बता रहा हूँ यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, गलत किया ना उठा के फेंकूंगा तुम लोग को। अब देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैंने जब भी इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, तो जब टेबल बना लिया करो। ठीक है, तो टेबल बनेगा इसमें, तो इसमें बनाएंगे अपन टेबल, ध्यान से देखना। टेबल बना के करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को, तब बहुत जल्दी होता है, नहीं तो फिर फंसोगे उन चक्करों में। तो यहाँ पे अपन लेंगे व्यक्ति को, पर्सन को लेंगे। ठीक है, या फिर ऊपर लिख लेते हैं व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो लोग क्या क्या व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन भाषा लेंगे, कौन सी भाषा बोलते हैं और कौन से धर्म के हैं। ठीक है अब ध्यान से देखना। दिल्ली हवाई अड्डे पर मुंबई की उड़ान के लिए 4 व्यक्ति प्रतिष्ठा करें। तो 4 व्यक्ति अपन, ये फर्स्ट पर्सन ले लिया, ये सेकंड ले लिया, ठीक है, ये थर्ड ले लिया और ये फोर्थ ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ही चीज़ पढ़ते जाओ और लगाते जाओ। 2 डॉक्टर हैं, ठीक है, और शेष 2 है जो व्यापारी है। तो ये मान लिया अपन ने डॉक्टर 1 डॉक्टर 2, ये है बिजनेस 1 बिजनेस 2। ठीक है, अपन ने ऐसे रेंडमली, कुछ भी हो सकता है, अपने कंफर्म नहीं बोल रहा। 2 गुजराती बोलते हैं, ठीक है, 2 गुजराती बोलते हैं और 2 तमिल है। तो ये भाषा है, तो ये आप यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुजराती है, ठीक है, और 2 तमिल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया अपन ने। ठीक है, क्योंकि अभी एक बोल नहीं रहा कंफर्म। और किसी भी एक व्यवसाय के 2 व्यक्ति एक भाषा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे डॉक्टर है, तो इतना तो कंफर्म पता लग गया कि ये जो डॉक्टर होगा ये गुजराती बोलेगा, तो ये गुजराती नहीं बोलेगा, तमिल बोलेगा। तो ये यहाँ पे भी सेम हो गया, ये गुजराती बोलेगा तो ये तमिल बोलेगा। ठीक है, तो ये तो अपन भर दिए। ठीक है, अगला देखो, 2 मुसलमान है, 2 ईसाई है, 2 मुस्लिम है, 2 क्रिश्चियन है। ठीक है, आगे देखो कंडीशन देखना, किसी भी एक धर्म के 2 व्यक्ति एक व्यवसाय में नहीं है। तो इसका मतलब ये मुस्लिम है तो ये क्रिश्चियन होगा। ठीक है, ये मुस्लिम होगा तो ये क्रिश्चियन होगा, इस तरीके से। न ही एक भाषा बोलते हैं। अब देखो, जैसे मुस्लिम है तो ये है मुस्लिम नहीं होगा गुजराती बोलने वाले, ये क्रिश्चियन होगा। ठीक है, अब ये तमिल क्रिश्चियन है तो ये मुस्लिम होगा। समझ में आ गया? अब देखो अगला, ये आखिरी कंडीशन है, तमिल बोलने वाला डॉक्टर जो है ईसाई है। अब देखो अपन देख लेते हैं, अपन जो टेबल बनाया सही है, तमिल जो बोलने वाला जो डॉक्टर है वो ईसाई है। सही बात है, एकदम सही है। तो अपनी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखो ध्यान से देखना, ईसाई व्यापारी ये रहा बिजनेसमैन, वह गुजराती बोलता है। हाँ, ये बात सही है, गुजराती बोलता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अगला, गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुसलमान है। गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुस्लिम है। हाँ, एकदम सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, टेबल की सहायता से करना, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, टाइम भी खराब करोगे, ये चीज़ याद रख लेना, टेबल बना के ही करना इन क्वेश्चनों को। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप दुनिया कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे अगर टेबल बना के करोगे तो। अब यही होता है, अब ऐसा नहीं कि हम इसके लिए 10 बुक पढ़ रहे हैं, नो, अब मेथड सीखो, बस ये अप्रोच। अब इससे 1000 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आप लोगों के। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाने चाहिए। अब देखो, ये कितनी बार मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ, वही सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं वापस से, जो गोला बनाने वाले। अब देखो ध्यान से देखना, काफ़ी महंगा होने के बावजूद टेलीविज़न एक विलासा वस्तु नहीं है। मतलब ठीक है, विलास वस्तु नहीं है, मतलब ये सीधी सी बात है कि ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, तो इससे मतलब इसलिए विलास वस्तु नहीं है क्योंकि इससे अपने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये भोग की वस्तु नहीं, भोग मतलब कंजम्पशन करना, उसको कोई ज़्यादा यूज ही ना हो, पर इससे अपन चीज़ें सीखते हैं, अच्छी है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो जो एक्सट्रीम वर्ड है ना, यहाँ पे अभी कटते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सभी जो महंगी वस्तु है वो विलासी वस्तु मानी जाती है। अरे नहीं, देखो टेलीविज़न ही नहीं माना जा रहा, टेलीविज़न महंगा है फिर भी विलासी वस्तु नहीं माना जा रहा ना, क्योंकि उससे सीखने को मिलता है, तो गलत।
शिक्षा के लिए सभी जरूरी वस्तुएं विलासा वस्तुएं नहीं है। देखो ये तो बात समझनी है आपको। कभी भी आप एक के अजम्पशन के आधार पर आप सबको गलत नहीं ठहरा सकते। आप मान लो कि पता लगा कि जैसे मोस्टली ऐसा इंडिया में होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई एक बंदा होता है तो भाई आतंकवादी सारे मुस्लिम ही होते हैं, तब ये गलत अजम्पशन है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब ये यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि शिक्षा के लिए सभी जरूरी वस्तु विलासा वस्तुएं नहीं है, क्योंकि बोल दिया कि यहाँ टेलीविज़न महंगा होने के बावजूद भी विलासा वस्तु नहीं है। तो आप इसके आधार पर ये नहीं बोल सकते कि सभी जो महंगी वस्तुएं हैं वो विलासा वस्तु नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। और मैं फिर बताऊँ ना, रीजनिंग आपको है ना इंसान को एनालिटिकल बनाती है, तो बनना ही चाहिए। टेलीविज़न शिक्षा के लिए ज़रूरी है, अरे ऐसा कहीं पे कुछ नहीं बोला अपने को, पर हाँ ये से पूरा अपने से ये पैसे से समझ में आ रहा है कि टेलीविज़न विलासा वस्तु नहीं है, क्योंकि उससे अपने को सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं, वो मैं बताऊंगा, हर एक आध पेपर में होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, श्री कुमार अपने कार्य पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गाड़ी चलाकर जाते हैं। ठीक है, मान लो ये उसका घर है और ये ऑफिस है उसका, और वो यहाँ पे जा रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की, तो ये चाल दी है अपने को। ठीक है, पहली 60% दूरी तय करने में शेष दूरी तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब देखो ध्यान से समझ लो कि जैसे मान लो कि 60% दूरी, मान लो कि ये मान लो मैंने 100 मान लिया। ठीक है, टोटल दूरी है 100 किलोमीटर जो भी है। ठीक है, अब मान लो अजम्पशन करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 100 किलोमीटर मान लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से समझना। तो उसका 60% जो दूरी है तय करने में, शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय की अपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब ध्यान से देखो, मान लिया मैंने यहाँ पे x मिनट लग रहा है उसको। ठीक है, अब वो बोला कि जो ये 40 किलोमीटर उसको तय करने में लगा ना x मिनट, उसको यहाँ पे जो 60 किलोमीटर लग रहा है उसमें x प्लस 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो पहली बात सिंपल सा यही तरीका है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसको क्या निकाला, उनका कार्यस्थल कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अपन ऐसे 100 मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, छोड़ो, मान लिया मैंने ये कितना, मान लो d डिस्टेंस है इसकी। ठीक है, एक d डिस्टेंस है। अब देखो वही फॉर्मूला मैंने बार बार बोला है, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना कि अपने को डिफरेंस पता है, डिफरेंस ये जो है 10 मिनट पता है, ये 10 मिनट है। जो ये अंतर है ना, कि ये जो 40, देखो इसने 60% दूरी जो तय किया वो इससे जो है 10 मिनट ज़्यादा है, तो ये अपने को डिफरेंस दिया है। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया है कि d है। ठीक है, तो समय बराबर दूरी d का जो 60% है, तो इसका 60% के लिए अपन 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, अपन चाल जो स्पीड है 48। ठीक है, 60% मान लो उसको, तो परसेंटेज कट जाएगा। फिर उसके बाद में माइनस, देखो समय आएगा, समय जो समय का अंतर अपने को दिया है 10 मिनट। अब देखो अगला देखो, d इंटू 40 अपॉन 48, और ये अपने को दिया है यहाँ पर इधर 10 मिनट। पर ये देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी अपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ समझ में आई मैंने ये क्यों लिखा? अरे बताओ, ये किसी की समझ में आया? देखो समझो, ये दिया है ना, जैसे मान लो कि आप ये मान लो 10 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें 6 किलोमीटर आप मान के चलो, मतलब 4 किलोमीटर आप 5 मिनट में तय कर रहे हो। ठीक है, और ये है जो 6 मिनट में तय कर रहे हो, इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस समय का मान लो कि 1 मिनट का डिफरेंस है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना उसको डिफरेंस करने के लिए। यस सर। ठीक है, अब आप देखो, अब इसको कुछ नहीं सोल्व करना है, 12 से इसको डिवाइडेड कर दो, 12 चौक 48, ये भी 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये 5 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, ये 4 से काट लो इसको, ये 15 डी आ जाएगा। इसको 4 से काटोगे तो 10 डी हो जाएगा, ये 2 हो गया। 15 डी में से 10 डी गया तो 5 डी, और 5 डी बराबर ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, सही काटा ना, 12 चौक 48, ये 4 बार, 12 पंजे 60, 4 एकम 4, 2 4 पंजे, ठीक है, 4 10, ये 10 डी हो गया, और इधर 5 आया, 5 दूना 10। ठीक है, अब ये 2 आए, इधर डी बराबर कितना आ गया अपने पास, 2/5। अभी देखो ये परसेंटेज में था, तो अपन परसेंटेज में जो है 100%, क्योंकि ये जो डाटा था ये परसेंटेज में दिया हुआ था ना अपने पास। ठीक है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे अपन, तो 5 दूना 10 20, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 40। 40 कहाँ पे दिया हुआ आंसर, 40 किलोमीटर। ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो आप। ऑप्शन
अब मैं ऑप्शन मेथड तरीका बता रहा हूँ। अरे इजी क्वेश्चन है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन वाले मेथड से देखना, ऑप्शन मेथड से कैसे करना है। देखो उनका कार्यस्थल की कितनी दूरी है, ठीक है, आपने को ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब इतना तो पता है कि देखो 4 4 है तो ये तो नहीं होगा, मोस्टली बहुत रेयर चांसेज होगा। कभी मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी ऑप्शन मेथड यूज़ करो ना तो बी और सी से शुरू किया करो, ये चीज़ याद रखना, कैलकुलेशन कम लगेगी, ठीक है। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि 40 किलोमीटर है उनके बीच की दूरी, ध्यान से समझना, 40 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला है कि 60 किलोमीटर दूरी, तो 60%, 40 का 60% निकालो, ठीक है, कितना आएगा, ये 0 0 कट गया, ये आ गया 24 किलोमीटर, अब ठीक है, ये आ गया 24 किलोमीटर दूरी, ठीक है। अब बची हुई कितनी है, 16 किलोमीटर दूरी। अब ये अपने को दिया है कि 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। अगर ये बात सही हो जाएगी तो अपन आ जाएगा, तो समय बराबर लगा दो दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी कितना है, ये 24 किलोमीटर है, चाल कितनी दी हुई है, 48 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है। तो चाहो तो उसको उसमें चेंज कर लो, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो किलोमीटर रहेगा, पर हावर को चेंज करने के लिए, पर हावर के इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा, किलोमीटर पर हावर जाएगा, हावर को चेंज करने के लिए मिनट में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये काटो, 24 दो ना, ये 2 बार कट जाएगा, और ये 2 30, तो 30 मिनट आएगी, ठीक है, ध्यान से देखा। अब इसको अगला करो, 16 बटा 48, ध्यान से देखना, और 60, ये गया 3 बार, ये गया 20 बार। अब देखो इन दोनों के बीच में 10 मिनट का डिफरेंस आ गया, और यही तो आना चाहिए, आ गया आंसर। समझ में आया मैंने कैसे किया ऑप्शन मेथड से। अरे ये सीख, और एनसीईआरटी में सीख लेना, वो समय को कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर, ये सब ये भी बचपन की चीज़ें हैं। अब ये जो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई थी, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और आर में बदलने के लिए 18/5, ठीक है, परंतु ज़्यादा अच्छा होगा कि यूनिट वाइज सीख लो, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं फिर बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन सेम 2018-19 तक आए हैं, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये तो आराम से कर सकते हो। गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है, तो गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। मतलब गीता जो है, ये हाँ एक चीज़ याद रखना, ये गलती बताऊँ कहाँ करोगे तुम लोग इन क्वेश्चनों में, ये अब ये तुम्हें पता नहीं लगेगा भाई किसके बारे में बात कर रहा है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना। जब देखो ये गीता पढ़ो, गीता सीता से अधिक सुंदर है, अभी देखो स्टेटमेंट ख़त्म नहीं किया है, नहीं तो ये से लगा देता, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये हिंदी है, जिनकी अच्छी नहीं होगी वो गड़बड़ी करोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बेसिक हिंदी वाली बात है। गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो स्टेटमेंट देखो यहाँ ख़त्म नहीं किया, तो अभी भी किसके बारे में बात कर रहा है, गीता के बारे में। तो गीता जो है सीता से तो सुंदर है, परंतु रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब रीता सबसे ज़्यादा सुंदर है। आगे आंसर अब, ठीक है, कौन, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है गीता जितनी सुंदर नहीं है, हाँ सही है, ठीक है। सीता जो है रीता से ज़्यादा सुंदर है, अरे क्या बात कर रहे हो, तो कब से सबसे कम सुंदर है। रीता गीता जितनी सुंदर ही नहीं है, अच्छा अरे वो तो ज़्यादा सुंदर, उल्टा गीता जो है रीता से ज़्यादा सुंदर है, नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें सीखने वाली बात यही है, जब तक वो स्टेटमेंट ख़त्म ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब गीता के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, स्टेटमेंट पढ़ने का ये थोड़ा हिंदी सही होना चाहिए। अगला देखो, बहुत ईजी पेपर था, मैं फिर बता रहा हूँ, और यही सेम पैटर्न अभी 2020 तक यूपीएससी ने फॉलो किया है, यही सेम क्वेश्चन आए हैं। आगे देखोगे जाके देख लेना, 2018 में भी आया है इसी टाइप का क्वेश्चन, लंबा वाला आया था उसमें, ये बी से लंबा ऐसा करके, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला था रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आएंगे यार, ये मैं फिर बता रहा हूँ 2023 तक मिलेंगे, 2024 में मिलेंगे आपको रिलेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा डी का चाचा कौन है, जो भी है अब देखते हैं। ए जो है बी का भाई है, ध्यान से देखना, इसमें जेंडर स्पेसिफिक मैं फिर होता जेंडर न्यूट्रल रहना, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर, देखो रीजनिंग यही है कि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो ए जो है, जब भी देखो सेम जनरेशन को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, और मैंने बताया था कल कपल को जब शो करते थे ऐसे करते हैं, और मैं एक नोटेशन यूज़ करूँगा तो वही नोटेशन, अब उसको ज़्यादा जेंडर बाइस मत ले जाना कि हाँ ये प्लस माइनस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ए जो है बी का भाई है, ठीक है, जो मैं प्लस नोटेशन यूज़ करूँगा वो फीमेल के लिए रहेगा, और माइनस नोटेशन रहेगा जो मेल के लिए रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये चीज़। अब देखो ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो ए क्या हो गया पॉजिटिव। अब इसके बारे में बी का पता नहीं है, अब देखो बी बॉय भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, एक बी के बारे में अपने कुछ भी पता नहीं लग रहा है यहाँ से। अब ये मत सोच लेना भाई बहन का भी तो भाई होता है और भाई का भी भाई होता है ना, तो ये हमेशा याद रखना। अरे खास तौर से रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में ये चीज़ माइंड में हमेशा रखना, अपने अनुसार डिसाइड मत कर लेना, जिसका भी गलत होगा वो अपने अनुसार दिमाग चलाएगा उसका ही होगा। रीजनिंग में फिर मैं बार बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, जो क्वेश्चन में बता रहा है वही करो, ठीक है। अब अगला देखो
सी जो है ए का पिता है, तो सबाई सी बात है वो ए और बी का पिता है। सी पिता है तो पॉजिटिव सिग्नल आएगा। ये चीज़ ऑब्जर्व करना ध्यान से। मेल के लिए तो अपना माइनस लगवाया ना। अरे प्लस, मेल के लिए, हाँ मेल के लिए माइनस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, सी जो है ए का पिता है, डी जो है ई का भाई है, ठीक है, डी है जो ई का। यहाँ पे देखो अपने को एक और चीज़ याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन जब भी करो तो सिमिलर नोटेशन वाले पकड़ना। अब देखो ये जो ये डी है जो ई का भाई है, ये कहीं पे पता नहीं लग रहा है ये कौन है क्या है, ठीक है, तो इसको पढ़ो पहले। ई जो है बी की पुत्री है, ई जो है ना, ई बी की पुत्री है, अभी बी की पुत्री है, ठीक है। ई जो है मतलब लड़की है। अभी बी के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा अपने को, ये बी क्या है, पुरुष है, मेल है, क्या है अपने को यहाँ पर। भाई लड़की हो सकती है, ये वो भी हो सकता है। अब ये पढ़ो, जो डी है वो ई का भाई है, जो डी जो है वो ई का भाई है। डी देखो, डी जो है ई का भाई है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। अब सारा अपने को आ गया। अभी ये दादा हो गया डी का, इनका सबका पता लग गया अपने को। ये अभी भी इसका जेंडर पता नहीं लग रहा, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो डी का चाचा कौन है, ठीक है, तो डी का चाचा सबाई सी बात है कौन हुआ, ए हुआ ना सिंपल सी बात है। ये इसके माँ बाप कुछ भी होंगे, तो ये इसका भाई है, तो ये चाचा हुआ ना, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो गलतियाँ मैं फिर बार बता रहा हूँ। पहली बात, अपने अनुसार अज्यूम नहीं करना है। दूसरी बात, जब भी स्टेटमेंट हो जुड़े हुए स्टेटमेंट पढ़ा करो। अब देखो यहाँ जो तीसरे स्टेटमेंट कुछ से रिलेशन नहीं निकल रहा था, पहले ये पढ़ो, फिर उसके बाद में इसमें आओ। ये रिलेशनशिप में वाले यही चीज़ें सीखने लायक, कोई सा क्वेश्चन बना लोगे। अगर इधर उधर, मैं फिर बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इधर उधर भागोगे तो फिर गलतियाँ करोगे, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। रमा ने रानी से अधिक प्राप्त की, तो रमा ने, देखो हमेशा यूपीएससी फंसाती है, ये सेम नाम दे देती है, तो ये इतना सा घबरा है ना लोग, है ना, यही तो होता है। इसलिए यूपीएससी पता लगता है आप मेंटली कितने स्टेबल हो। तो भाई क्या ही दिक्कत है, रमा लिख लो। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किया। आप क्या होते हो, आलसीपन में जाते हो, अच्छा आर यूज़ कर लूँ और रानी यूज़ कर लूँ। अभी रमा में देखो दोनों वही आ रहा है, रानी में भी वही यूज़ कर दो, वो चीज़ याद रखना। तो रमा है जो रानी से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखो अगला, इसमें वही सेम चीज़ पकड़ना, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब जो है रानी, अब ये पता नहीं कहाँ पे आएगी, देखो चलो एक बार इधर बनाता हूँ, रमा और रानी, ठीक है। अब ये है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। वो रमा से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अपने को पता नहीं, पर इतना पता है कि जो रत्ना है रानी से ज़्यादा अंक प्राप्त करती है, बस ये अभी इतना ही लिखो। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो अभी पता लग गया रत्ना है जो यहाँ पे है, ठीक है। अगला देखो, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो मतलब वो यहीं पे कहीं पे फंसी हुई है, ठीक है। तो ये पद्मा जो यहाँ पे, अब ये पूछा सर्वाधिक अंक, तो सर्वाधिक अंक कौन आ गया, रत्ना आ गई, ठीक है। तो आंसर डी। समझ में आया, तो ये चीज़ याद रखना और अपने अनुसार डिसाइड मत कर लेना कोई भी चीज़। स्टेटमेंट में जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसी पे ही बिलीव करना है। कि मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है रीजनिंग के यार, ये रिपीट हुए हैं आगे साल। 23 वाले पेपर में इन्होंने ये ऐसे ही सवाल है, बट उनको है ना लैंग्वेज चेंज करके दी। हाँ वही तो, वो तो यूपीएससी में फिर बार, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं 2011 से लेकर 2023 तक करवाऊंगा, उसके बाद फेल हुए ना तुम लोगों को फोड़ दूंगा। पिछले साल मेरे वो उन कोचिंग वालों का ऐसा ही होता है। अगर मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, अगर मुझे उस टाइम भी अगर रीजनिंग मैथ करवा दिया होता तो मैं भी निकल जाता, पास हो जाता। बहुत सारे लोग पीटी निकलता पिछली बार, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न सिमिलर है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, रीजनिंग मैथ में कुछ ही करना नहीं, आप पीवाईक्यू करो, बार बार पीवाईक्यू करो। और मैंने बार बार तुम लोगों को, अब मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी कर लो, कर नहीं रहे हैं, मैं फिर बता परिणाम भुगतोगे इन चीज़ों का। 1 महीने पहले किए, 2 महीने पहले, मैं फिर मैं बार बता रहा हूँ, बार बार इसी को ही करना है, तो फिर बच जाओगे। नहीं तो 10-10 हज़ार क्वेश्चन मार्केट में, ये फलाना दिखाना टेस्ट सीरीज, बार बार इन्हीं को ही करो, इनको करोगे कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर करते रहो, फिर 1000 क्वेश्चन, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, आगे देखो, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, ये कहीं से नहीं सीखोगे, ये क्वेश्चन पढ़ोगे तभी सीखोगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ। अब ध्यान से समझना, अपने आप पे लो कि जब भी मैं उब जाता हूँ तभी मैं दूरदर्शन देखता हूँ। ये चीज़ याद रखना, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ स्पेसिफिक कंडीशन दे दी। आगे देखो,
मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं उगता हूँ। इसका मतलब जब भी वो भाई के साथ होगा तो कभी भी दूरदर्शन नहीं देखेगा। समझ में आया ये चीज़? क्योंकि उबेगा नहीं तो फिर वो दूरदर्शन कब देखता है? जब उबा हुआ होता है। मैं जब भी कभी थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई को साथ ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब सवाल की बात है, जब भी थिएटर जा रहा है तो भाई के साथ जा रहा है, तो सवाल की बात है भाई होगा तो उबेगा नहीं तो दूरदर्शन तो नहीं देखेगा। आप देखो ध्यान से देखना, और हमेशा एक चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने देखा कि वो 2 ऑप्शन है ना एकदम सिमिलर देता है, तो उसी में ध्यान से पढ़ना, आंसर वहीं से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। पहला देखो, यदि मैं उबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ, ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैंने बोला था। अब तो यही ऑप्शन पढ़ो डी, यदि मैं उबा हुआ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन नहीं देखता हूँ। तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि ये देखो वो बोल रहा है मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ, तो ये एक काम बता रहा है कि जब वो उबता तो उसमें से एक काम ये करता है। अब ये नहीं कि जब भी उब जाता तो दूरदर्शन ही देखता है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ याद रखना। मैं बार बार वही बता रहा हूँ, आप 1% को 100% मत बनाओ। ये जो लाइफ में आप होता है ना, नॉर्मल लाइफ में अपन किसी इंसान के बारे में एक गलती पता लग जाती है तो फिर उसके बारे में अपन बोलते करेंगे तो बहुत ख़राब इंसान है, ये है वो है। यूपीएससी यही सिखाना चाहता है। अरे वो बोला जब उबा होता है तो एक काम ये करता है कि दूरदर्शन देखता है। यहाँ पे ये नहीं बोला जब उबा हुआ होता है तो सारे के सारे काम दूरदर्शन ही देखता है। वो बोल रहा है कि जब भी उबा होता है तो उसमें से एक काम ये करता है कि वो दूरदर्शन देखता है। और इसका जब नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा, जब भी उबा हुआ नहीं होता तो दूरदर्शन नहीं देखता। ये एकदम सही है, तो ये कटेगा, ये सही होगा, ठीक है। अब ये देखो, यदि मैं उबा हुआ होता हूँ तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ। अरे नहीं हो, तो जब भी भाई के साथ होता है तो उबता ही नहीं है। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। अरे नहीं, ये मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये वही बात हो गई। ये कुछ जरूरी से बहुत सारे काम करता है, अब ये नहीं बोल देने तो दूरदर्शन नहीं देखता है, तो ये तो गलत बात होगी ना। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। अभी देखो ये एक अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट हुआ है, मतलब इसी टाइप का सिमिलर। देखो ये कॉन्सेप्ट है, यही है, सभी रीजनिंग ये सारे क्वेश्चन अभी तक, वो एक मैथ का आया था बस। अब देखो, केवल 6 सड़कें हैं ABCD PQR एक सैन्य सीवर को किसी देश के साथ शेष भाग से जोड़ती है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बनाया एक सैन्य सीवर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये कोई आर्मी का एरिया है और ये 6 रोड हैं जो जोड़ती है बाहर से। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। ये बाहर से एरिया से जोड़ती है, जिसमें से ये है ABCPQR, ठीक है। अब ध्यान से देखना, किसी भी एक समय पर APR सड़कों में से केवल एक ही सड़क खुलती है। अब देखो ध्यान से देखना, AP और R में से एक ही खुलती है। क्या तो A खुलेगी या P खुलेगी, R खुलेगी? एक ही खुलेगी, ठीक है। ध्यान से देखना। अब एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो आगे देखो, यदि B बंद होती है तो Q भी बंद होती है। अब देखो ध्यान से देखना, जब B बंद है, यही सेम कॉन्सेप्ट यूपीएससी 2023 में है आपकी बार, B बंद होती है तो Q भी बंद होती है, ठीक है। तो B जब बंद होगा तो Q भी बंद होगी। तूफान के समय A व B में से केवल एक ही खुली रहती है। जब भी तूफान आता है, तूफान ध्यान से देखना, तूफान जब आएगा तो क्या तो A खुली रहेगी या B खुली रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, बाढ़ के समय P बंद रहती है। बाढ़ के समय ओनली P बंद रहती है, ठीक है। P बंद रहती है, P काम नहीं करती, बाढ़ आती है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो ध्यान से देखना, अब ये इतने इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में अपन आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सामान्य परिस्थितियों में से केवल 3 सड़कें खुली रहती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, सामान्य परिस्थितियाँ जब मतलब न बाढ़ आ रही है न तूफान आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो पहली कंडीशन देखो ध्यान से देखना, APR में से तो एक ही रहता है, तो एक ही सड़क खुली रहेगी सामान्य परिस्थिति में, ठीक है। ध्यान से देखना, उधर दूसरा क्या बोल दिया, तो देखो ध्यान से देखना, अभी मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ, AP और जो R है इसमें से एक ही खुली है, मान लिया एक खुली है तो P और R जो है बंद है। ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। एक खुली है। अगली अपनी कंडीशन क्या बोला है, जब B बंद रहती है तो Q भी बंद रहती है, ठीक है। अब अपने को ये इन्फॉर्मेशन दिया है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा तब, ठीक है। अब देखो जैसे मान लिया मैंने कि B खुली है, ठीक है, तो ये अपने को कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि जब B खुला होगा तो Q भी खुला होगा, ठीक है। पर ये इन्फॉर्मेशन दिया है B बंद होगा तो Q भी बंद होगा। अब मान लिया मैंने B को, मान लो अगर मैंने बंद माना तो ये भी Q क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में तो देखो 2 ही सड़कें हैं, तो केवल 3 ही सड़कें खुली है, ये कंफर्म अपन कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि अपने के पास जो इन्फॉर्मेशन है वही कम है। ये चीज़ याद रखना, अपने को कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो,
बाढ़ के समय केवल 3 ही सड़कें खुली रहती है, ठीक है। ये आ रहा है ना, केवल से भी कट जाएगा, पर ठीक है छोड़ो, वो नहीं अपनाना अपने को, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सोल्व करना है। अब बाढ़ के समय की देखो, बाढ़ के समय में क्या होता है, पहली बात तो पी बंद रहती है। अब जब पी बंद रहती है अब देखो पी बंद है बाढ़ के समय में, तो इनमें से तो पहले एक ही चालू होती है, ठीक है। तो हो सकता है ये तो एक ही चालू होगी। देखो अब देखो क्या हुआ, पी बंद है, अब पी बंद है तो मान लो ये चालू है, तो ये आर भी ऑटोमेटिक बंद हो गई, ठीक है। और क्या बात, बाढ़ के समय पी बंद रहती है, ठीक है। अब देखो ये बोला कि बाढ़ के समय केवल 3 ही सड़कें खुली रहती है। अब देखो कैसे बता सकते हैं, अपने पास इन्फॉर्मेशन एक ही बता सकते हैं, अब न तो इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। जब बी बंद होगा तो क्यू भी बंद होगा। अब मैंने मान लो बी को बंद मान लिया तो क्यू को बंद होगा, तो वही सेम कंडीशन बन गई। तो वापस से अपन केवल 3 सड़कें खुली रहती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। आपदाओं के समय सारी सड़कें बंद रहती है। अब ये चीज़ समझने वाली बात है। देखो कौन कौन बंद रहता है, बाढ़ के समय पी बंद रहती है। जब पी बंद रहती है तो ए और आर में से एक तो खुली रहेगी, ठीक है। आगे देखो, और जब बी बंद होती है तो क्यू भी बंद होती है। तूफान के समय ए और बी में से केवल एक ही खुली रहती है। मान लिया मैंने एक खुली रहती है तो बी और क्यू बंद हो जाएगी, बी और क्यू बंद हो गई। अब सोचो ये सी के बारे में तो अपने को पता नहीं है ना अभी, तो समझ बात हो सकता है 2 हो रहे, सारी सड़कें बंद हो जाती है, ऐसे गलत है क्योंकि एक तो चालू रहेगा ही, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है। तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है। अब देखो तूफान के समय ए और बी में से केवल एक खुली रहती है, तो ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि एक तो खुली रहेगी। क्या तो ए खुली रहेगी या बी खुली रहेगी, ठीक है, कोई ना कोई तो खुली रहेगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, उसमें कम से कम इस टाइप के वर्ड जीएस में भी सही होते हैं, यहाँ पे भी सही होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लगेगी। देखो छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं, याद करो वही छात्र ही क्लब के सदस्य हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति। वो देखो अब सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्लब के कुछ सदस्य, वही सेम क्वेश्चन है, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित है। अब मैंने मान लिया क्लब में 50 लोग हैं, इसमें से 10 लोग हैं जो विवाहित है, मैरिड है, तो 40 क्या हो गए, अनमेरिड हो गए, ठीक है। सभी विवाहित डांस के लिए आमंत्रित, वही सेम क्वेश्चन देखो, सेम सभी जो मैरिड है वो सारे केस के लिए डांस के लिए आमंत्रित है। अब बस आंसर आ जाएगा फट से। सभी छात्र डांस के लिए आमंत्रित है, अरे नहीं, जो मैरिड है उन्हीं को बुलाया गया है। क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए आमंत्रित है, हाँ ये बात सही है। क्लब के सभी सदस्य विवाहित है, अरे नहीं 10 लोग ही विवाहित है, वो फिर कोई नहीं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखो ये सेम पैटर्न है, आज भी देख लो, कल मैंने करवाया था उसके बिहा पे 3 4 5 क्वेश्चन आ चुके हैं सेम पैटर्न वाले। अब देखो ये वाला, इसमें क्या करना है आपको, वही बनाना है, ठीक है। आप इसमें बनाओ टेबल में, फिर बताओ जिसमें भी स्टेटमेंट इस टाइप के स्टेटमेंट आ जाते हैं उसमें आप टेबल बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अपन यहाँ पे बनाते हैं टेबल, ठीक है। ठीक है, WXYZ 4 राजनीतिक दलों ने WXY और Z 4 राजनीतिक दलों ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय किया। जैसे अभी मान लो कि अभी चल रहा है जो इंडिया गठबंधन चला, वैसे किसी भी उम्मीदवार को सबसे अधिक दलों को द्वारा स्वीकार किया जाना ही उम्मीदवार का चयन का आधार, मतलब जो सब भाई चारों लोग सहमति होंगे उसी को चुना जाएगा। ABCD 4 पार्टी उम्मीदवार इन दलों के पास टिकट पाने के लिए आते हैं, ठीक है। अब ABCD 4 लोग हैं जो आते हैं इनके पास में, ठीक है, ध्यान से देखना। ए उम्मीदवार W को स्वीकार है किंतु Z को नहीं है। अब जो ए जो है, ध्यान से देखना, ए जो उम्मीदवार है वो W को तो स्वीकार है, तो मतलब यहाँ तो हाँ ये तो बोलेगा यस, पर ये किसको स्वीकार नहीं है, Z, तो Z वाले में ए नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन कट गया। या मान लिया अपने इधर जो कटने वाले इधर ले लिया, ये ए को स्वीकार नहीं है, Z जो है ए को स्वीकार नहीं। B उम्मीदवार Y को स्वीकार्य है, B जो है Y को तो स्वीकार्य है, ठीक है, किंतु X को नहीं है, X को B जो है स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। आगे देखो, C उम्मीदवार W एवं Y को स्वीकार्य है। C उम्मीदवार जो है W और Y को, W को भी स्वीकार्य है C, ठीक है, और Y को भी स्वीकार्य है, ठीक है, अच्छी बात है C। D उम्मीदवार जो है WX को स्वीकार्य है, W और X को। अब देखो W को कौन सा D उम्मीदवार पसंद है उसको, ठीक है, और X को भी पसंद है D, ठीक है। अब देखो ये तो अच्छी बात है। अब देखो जब B उम्मीदवार को W और Z ने पसंद किया, B उम्मीदवार को W और Z ने, अब देखो B उम्मीदवार को इसने W ने पसंद कर लिया और Z ने भी पसंद कर लिया B उम्मीदवार को, ठीक है। C उम्मीदवार को X और Z ने पसंद किया, C को किसने पसंद किया, X ने और Z ने, ठीक है।
और ए उम्मीदवार को एक्स स्वीकार्य था किंतु वाई को नहीं था। अब जो है ए जो है एक्स को तो स्वीकार्य है परंतु वाई को नहीं है, तो यहाँ पे ए जो है कट जाएगा। ठीक है, तो वो टिकट किसे मिलेगी? अब देखो स्वाभाविक सी बात है, चारों द्वारा। अब ऐसा देखो जो चारों जगह कॉमन मिल रहा हो, कौन है? देखो सी है। अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, सी देखो डब्ल्यू को भी चाहिए, एक्स को भी सी चाहिए, वाई को भी सी चाहिए और जेड को भी सी चाहिए। बस आंसर आ गया। जो चारों में कॉमन मतलब डब्ल्यू एक्स वाई जेड चारों को चाहिए, तो ऐसा कौन है? सी उम्मीदवार ही है जो चारों को चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया था आपकी बार 2023 में, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें वही क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है। अभी इसमें देखो, इसमें सारे क्वेश्चन रीजनिंग वाले हैं, सारे क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद है। अब ध्यान से देखना, यही वही स्टेटमेंट याद रखो। एक मान लो कि पार्किंग है अलॉट, उसमें जो सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद है। अब देखो वो ऐसे नहीं बोले सारी कारें सफ़ेद है, नहीं, जो भी एक्स सभी जो एक्स ब्रांड है, एक्स ब्रांड की जो है, जो कोई कंपनी है एक्स ब्रांड की, उसकी जितनी भी कारें जो पार्किंग हो रही है वो वाइट है, सफ़ेद है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद है। ये अब ये मत समझ लो कि इसके अलावा कोई कारें है ही नहीं, नहीं, एक्स जो ब्रांड है उसकी कारें सफ़ेद है। ठीक है, जो यहाँ पार्क है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी होंगी कारें जो पार्क है। ठीक है, तो पार्किंग याद रखना। तो यहाँ पे कुछ और भी है। आगे देखो, उनमें से कुछ के रेडियल टायर है। अभी कुछ के रेडियल टायर है। ठीक है, उनमें से, अब उनमें से मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसी की बात कर रहा है। उनमें से जैसे मान लो, ये मान लिया 10 कारें थी, इसमें से 2 के जो है कुछ के रेडियल टायर है, रेडियल टायर है। ठीक है आगे देखो, 1986 के बाद बनी सभी एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये रेडियल टायर लगे हैं, जो 2 में लगे हैं, वो 1986 के बाद में बनी हुई है। सभी एक्स कारें ब्रांड की नहीं है, तो वही तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ कारें हैं। तो ये मान लिया कि 20 कारें थी टोटल पार्क में, 10 कारें ऐसी एक्स ब्रांड वाली और 10 वाली जो है एक्स ब्रांड वाली नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पार्क है। अरे गलत, अरे एक्सट्रीम बड़ा हो जाएगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपने को पता ही नहीं, इन 10 कारों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो उसके बारे में कैसे बता पाएंगे? आगे देखो, एक्स ब्रांड कारों के अतिरिक्त अन्य कारों में रेडियल टायर नहीं लगे हो सकते। अरे हो भी सकता है, ये तो अपने को इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में दे रहा है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा बोला है कि ओनली उसी में लगा है, उसके अलावा किसी में नहीं लगा है, गलत बात। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अधिकांश एक्स ब्रांड कारों का उत्पादन 1986 से पहले हुआ है। अरे क्या बात करें, 1986 के बाद में जो आए हैं उनमें टायरों में रेडियल टायर लगा है, तो इसका मतलब 1986 के बाद में हुआ है। कुछ, अब देखो कुछ वर्ड यहाँ सही जाते हैं, ये चीज़ रीजनिंग में याद रखना। कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हैं यहाँ पार्क है। हाँ देखो, ये 2 है जो पार्क है। ठीक है, और इनके रेडियल टायर है, सही है एकदम बात। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए एकदम। बस एक एक लाइन पढ़ो, और यूपीएससी का खेल यही है, उसकी शब्दावली को समझ जाओ, ये पेपर निकल जाएगा। अब ये देखो, यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो संभवतः, देखो संभवतः, ये वर्ड पकड़ना है, सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संभवतः बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, ये चीज़ याद रखना। उसे नाभ की शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। इसका मतलब है कि जो 3rd वर्ल्ड वार होगा वो नाभ की शक्ति से होगा, इसीलिए तो सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, निष्कर्ष से पूछना अब अपने को, ये चारों ऑप्शन है। तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, अरे वो उसकी बात कर ही नहीं रहा। नाभिकीय शक्ति के विकास से लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अरे उसके मिस यूज करोगे तब होगी ना। तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई सभ्यता शेष ही नहीं रहेगी। ये तो एकदम एक्सट्रीम भाई, आपने को बात बोला इसके बारे में बात करो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यहाँ वाइडर थिंकिंग मत रखना। तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हाँ तभी तो देखो ना, ये उसी नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा, यही तो बोल रहा है, तभी तो संभवतः ऐसे नष्ट हो जाएगी। ये बात सही है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है इसमें कोई। ठीक है, नष्ट हो जाएगी, एकदम नेगेटिव बात कर रहा है, नहीं होगा, युद्ध होगा ही नहीं, ये सब फालतू की बातें कर रहा है। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछ नहीं रहा, उसके रीजन में तुम्हें बता ही दिया था, तो इसीलिए देखो अब ये हमेशा चीज़ माइंड में रखना चाहिए। यूपीएससी पूछ ही नहीं रहा तो ज़्यादा वैसे नहीं, इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े हो। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी मैं पैटर्न बता देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। इसे एक पैटर्न पकड़ना पड़ता है। देखो ये जो सिग्नल है ऊपर है, इसमें नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। इसका मतलब सीधा सा पता लग गया कि अगला वाला जो डायग्राम आएगा उसमें ऊपर ऐसे बना रहेगा। तो किस में बना, इसमें तो बना नहीं है, इसमें बना नहीं है, इसमें नहीं बना, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया था। नहीं, अगला पैटर्न और पकड़ो।
अगला देखो ये यहाँ पे है, अगले में यहाँ पे गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे गया, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है वापस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो कौन से डायग्राम में है, ये 2 डायग्राम तो ऐसे चले जाएंगे। अब बस वही पकड़ना था, ये ऊपर है नीचे है, ये ऊपर है नीचे है, तो ये देखो नीचे बता दिया तो इसलिए कट जाएगा, इसमें ऊपर है तो इसलिए आंसर ये आ गया। एक तो ये तरीका। अब देखो मैं 3-4 तरीके बता रहा हूँ इसका, फटाफट अब देखते जाओ। अब अगला देखो तरीका, कभी गलत नहीं होगा, इस पैटर्न को फॉलो किया करो। देखो ये डंडा है, अब देखो ये यहाँ पे ऐसे है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे झुक रहा है, ऐसे झुक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में जब ये यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे थोड़ा, मतलब ये एंगल देखो ध्यान से देखना, ये 45 डिग्री एंगल घूमते जा रहा है, ठीक है, फिर ये ऐसे घूमा, ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे घूमते जा रहा है, मतलब जो भी एंगल होगा। तो ये अपने को पता लग रहा है कि अब देखो, अब ये देखो ध्यान से देखना, अब ये गिरने वाले स्टेज में आ गया एकदम पूरा। तो ये देखो इसमें गिरने वाले स्टेज में, किस में, इसमें तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही नहीं होगा। अब देखो एक और चीज़ देखिए, गिरने वाले यहाँ पे दिया है, दोनों जगह गिरने वाली दिया, मतलब अपने को ये पकड़ना था, ये ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है आगे भी, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित सारणी में 1000 छात्रों के कक्षा का 4 भिन्न परीक्षण में निष्पादन दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखो परीक्षण किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, औसत अंक है उसमें, किसी के औसत अंक है, ये औसत अंक दिया है 1000 बच्चों का, 60, ये भी 60 है, ये 70 है, ये 80 है, औसत अंक इतने आए थे। अंकों की रेंज कहाँ से थी, सबसे कम नंबर आए थे बच्चों के, ये देखो मिनिमम है 30, मैक्सिमम आया 90। इधर देखो ये मिनिमम है 45, इसमें मैक्सिमम आया 75, ठीक है। ये देखो मिनिमम 20 आया है, मैक्सिमम गया इसमें 100, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 0 आया है और मैक्सिमम गया है 100 तक, ठीक है, ये पता लग गया अपने को। यदि किसी छात्र ने प्रत्येक परीक्षण में 74 अंक प्राप्त किए, मान लो कि उसके प्रत्येक में 74 आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 74 × 4 मल्टीप्लाई करोगे, उसका एवरेज निकालोगे तो उसको एवरेज आएगा 74 के समथिंग, ठीक है, ये तो पता लग गया अपने को, ठीक है। तुलनात्मक दृष्टि से उसका निष्पादन निम्नलिखित में से किस परीक्षण में सर्वोत्तम होगा। अब देखो उसके मैक्सिमम नंबर कितने आए हैं, 74 आए हैं ना, तो देखो यहाँ पे, यहीं पे तो होगा वो परीक्षण 2। अब देखो यहाँ पे होता तो नहीं, किसी छात्र ने प्रत्येक परीक्षण में 74 अंक प्राप्त किए हैं, तो तुलनात्मक दृष्टि से उसका संपादन निम्न किस परीक्षण में सर्वोत्तम था, तो इसमें है, क्योंकि 75 में से 74 पा लिया तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम का। अब देखो 90 में से 74 तो कम है, 100 में से 74 भी कम है, 100 में 74 कम है, सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ है, 75 में से 74 अंक पाना, दैट द बेस्ट परीक्षण यही है उसका, ठीक है। टोटल पूर्णांक 75 का है, उसमें से 74 उसने ले ही आया है। हाँ, तो वो 99% के लगभग तो हो ही गया, सबसे अधिक यही होगा। किसका उसमें जो रिस्पॉन्स है उसका अच्छा है, वो चीज़ याद रखना। अब देखो ये बंद पासा खुला पासा वो ऐसे वाले क्वेश्चन है, ठीक, ये तो इजी है तो ये कर लेना चाहिए, ठीक है। पर मैं बताऊंगा जो यूपीएससी अभी जो पूछता है, कलर वाले जो क्वेश्चन पूछता है, जिसकी प्रैक्टिस हो वही करना, उन क्वेश्चनों को मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। वो टॉपिक पूरा बहुत होच-पोच होता नहीं, ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कर भी सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है करने लायक है, ये क्वेश्चन करने लायक है, तो इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं फिर बता रहा हूँ आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, तो जब भी करो जब उस चैप्टर को आपने पढ़ा है, नहीं तो मत छूना, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर नीचे दिखाई गई 6 रंगीन आगे पीछे वर्गाकार, लाल, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि इन आकृतियों को घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफ़ेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। अब देखो ये बचपन से आप करते भी आएंगे खेलने वाला, तो ये ऐसे होता है, ध्यान से समझना। एक तो इसको क्वेश्चन का है कि आप इमेजिनेशन करो, जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, ऐसे फोल्ड करूँगा तो क्या आएगा बन के, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है सफ़ेद आकृति के विपरीत, देखो एक मैं इसका सिद्धांत बताता हूँ। जो समीप जो होता है, ध्यान से देखना, जो समीप होता है वो कभी भी उसका वो नहीं होता, अपोजिटिव नहीं होता। तो देखो अब पूछ रहा है वाइट, मतलब डब्लू का पूछ रहा है, इसे विपरीत आकृति, तो वाई तो कभी नहीं होगा, नहीं जी कभी होगा, जिससे संपर्क में है वो तो कभी नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये कट गया, जी कट गया, वो कट गया, ठीक है। वाई भी अगर होता तो कट जाता, ठीक है। अब अपने को पता लग गया आर में से या बी में से, ठीक है। अब देखो ये 2 ऑप्शन तो अपने को एलिमिनेट कर लिए, क्योंकि जो भी जिससे बाउंड्री लगा रहता है ना वो कभी अपोजिशन नहीं होता। अपोजिशन में चाहिए एकदम जस्ट उससे, जैसे मान लो इसका अपोजिशन ये है नीचे वाला, अब देखो नीचे वाला किसी भी तरीके से इससे जुड़ा हुआ नहीं है, देख रहे हो, कहीं पे जुड़ा हुआ नहीं है, ये जस्ट पूरा एकदम पूरा ऊपर है, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ देखो ठीक है, अब ध्यान से देखना, इससे जो जुड़ा हुआ है
ये देखो इससे जो जुड़ा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये जुड़ा हुआ है, इधर ये जुड़ा हुआ है, इधर ये जुड़ा हुआ है, इधर ये जुड़ा हुआ, और इनसे ही जुड़ा हुआ वो ऊपर वाला पार्ट है। इसका मतलब ये आ गया कि इनसे जो देखो डब्ल्यू से जुड़े हुए कौन है, जी है, वाई है, ओ है, और जो इनसे जो जुड़ा हुआ है वही इसका आंसर होगा। तो देखो जी से जुड़ा हुआ कौन है, बी, तो आर तो होगा ही नहीं, बी आंसर होगा। समझ में आया मैंने किस तरीके से निकाला। दूसरा एक इमेजिनेशन वाला फोल्ड करके आप इसको इमेजिनेट करो। ये दूसरा मेथड ये है कि आप इमेजिन करो कि मैंने इसको ऐसे, देखो ध्यान से देखना मैं कैसे फोल्ड कर रहा हूँ। सर मुझे इसमें पूछना था कि हर एक का अपोजिट, जैसे कि रेड का अपोजिट, ब्लू का अपोजिट, ग्रीन का अपोजिट, येलो का अपोजिट, ऐसे करके थोड़ा बता दे तो सही रहता है। ऐसा बता ही नहीं सकते ना, उसमें कंडीशन दिया रहता है ना, जैसे इसमें निकल जाएगा वो इसमें नहीं निकलेगा ना। इमेजिनेशन में बता सकते हैं हाँ इमेजिनेशन में बता सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैंने ओ को और ये जी को उठाया, इसको ऐसे मिलाया, फिर मैंने डब्ल्यू को उठाया, ठीक है। अब आर आ जाएगा, देखो तो आर का पॉजिटिव आ जाएगा वाई, ठीक है, बी का पॉजिटिव आ गया डब्ल्यू, और जी का पॉजिटिव आ गया ओ, ये आ गया लो, ये तीनों आ गया। पर ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, वो नहीं निकलेगा। इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, किसको फोल्ड करो वो तब आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, वो इमेजिनेशन करोगे तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत सबसे इजी क्वेश्चन है इस पेपर का, मैं फिर बता रहा हूँ ना, पहली क्लास के बच्चे को भी दे दोगे ना तो वो भी कर लेगा। ध्यान से देखना। ऊपरी चित्र में पी वर्त पी मेहनती लोगों ने निरूपित करता है, ये मेहनती लोग हैं, ठीक है। क्यों बुद्धिमान लोगों को, ठीक है। वर्त आर सच्चे लोगों को निरूपित करता है, ठीक है। और व्रत एस ईमानदार लोगों को निरूपित करता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो व्यक्ति को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं, जो बुद्धिमान भी होने चाहिए, ईमानदार भी होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। तो बस इनको हाईलाइट कर लो, किंतु मेहनती नहीं, तो मेहनती वाला नहीं चाहिए अपने को, तो इसको मेहनती वाले को ब्लैक कर लो। इसमें जो भी नंबर आ रहा है वो नहीं चाहिए अपने को। अब देखो फट से आंसर आएगा, काट दो, 11 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, ठीक है, 7 नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ गया 6, ठीक है। एक तो ये तरीका है। तो मतलब अपने को देखो ये नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 11 नहीं चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए। अब अपने को ऐसा चाहिए जो इनमें आए, वो सच्चा भी होना चाहिए, मतलब ये हरे वाले वाला सच्चा भी होना चाहिए, ठीक है, वो ईमानदार भी होना चाहिए, ठीक है, और वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन कॉमन एरिया, कॉमन एरिया ये रहा 6। इसके अलावा देखिए ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, और ये इसमें भी आ रहा है, तो ये आंसर। मैं फिर बता रहा हूँ, भूल जाओ, ये इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ अपन तो वो परसेंटेज डाटा दे के देगा, अब वो नहीं देता है इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन है, ये वाला ये वाला। अब देखो इसमें बता रहा हूँ, जो मैंने यही पैटर्न फॉलो यहाँ जो किया वही यहाँ पैटर्न फॉलो करूँगा। मैंने क्या बोला था कि जो ए के जो पास वाले हैं वो कभी भी उसका पॉजिटिव नहीं होंगे। तो देखो ए के पास देखो यहाँ पे कौन कौन है, बी है, के है, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो देखो यहाँ से बी गया, ए का पॉजिटिव, ठीक है, और के तो यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे देखो ऑप्शन, हमेशा इसमें पकड़ना होता है सेम सिमिलर वाले पकड़ो जो 2 बार दिया हो। देखो बी वाला है, जो बी वाला जो 2 दिया है, ठीक है, बी वाला पकड़ो, बी को पकड़ो। बी के पास कौन कौन है, ए है, के है, और यहाँ पे कौन है, पी है और एच है। इसका मतलब अब ये बी के पास वाले हैं तो इसका जस्ट अपोजिटिव कौन होगा, एम हो गया। बी का पॉजिटिव एम है। अब देखो बी का पॉजिटिव एम है तो ये तो ए का तो होगा नहीं, अब इतना पता लग गया, ठीक है। अब और पकड़ो जो 2 बार जगह सिमिलर दिया हो, और कौन दिया है सिमिलर, एच, एच देखो एच दिया है, अब एच से भी निकल जाएगा एच का पॉजिटिव। एच के पास कौन कौन है, एम है, के है, पी है, बी है, ठीक है। अब देखो एच का जस्ट पॉजिटिव कौन बचा है, ए ही बचा है, तो ए का पॉजिटिव कौन हो जाएगा, एच। समझ में आया, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बस इस टाइप जब डायग्राम दिया रहे ना तब अपन, मैं फिर बताऊँ यूपीएससी नहीं देता, भूल जाओ। रीजन मैंने बता दिया था इसका क्या कारण है। अब इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आता वो, अब आजकल देता है थ्योरी वाले क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट यही लगता है, पर थोड़ा याद रखना ही चाहिए, रखना। बंद पासा, ओपन पासा, ऐसी वाली चीज़ें होती है उसमें। चलो ठीक है, ये आ जाओ। देखो वही सेम चीज़ है, पैटर्न पकड़ना है। देखो इसमें इधर जा रहा है, फिर इधर गया, फिर वापस इधर गया, ठीक है, ये अपने पता लग गया। अभी तो देखो ये इधर आया तो इसका मतलब यहाँ आएगा। देखो वही सेम चीज़, तो कहाँ पे इसमें ऐसा दिया हुआ है, डी, फट से आंसर आ गया। ये देखो ये इधर है, फिर ऊपर गया, फिर वापस इधर आया, तो यहाँ पे देखो यहाँ ये है तो यहाँ आएगा ना। तो यहाँ किस में दिया, ओनली इसी में दिया, और किसी में दिया ही नहीं है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन थे, तो उतना वो नहीं था, परंतु मैं फिर बता रहा हूँ आगे जाके जो है
ये डायग्राम वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, परंतु जो कुछ क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ वो तो आएंगे 100%। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे जाके आपको फिर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये चीज़ याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बार बार मिलते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको घुमाते फिरते, ठीक है। अब ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, टेबल वाला क्वेश्चन है, टेबल बना के करना नहीं तो पगला जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पहले मैं बता रहा हूँ, टेबल बना के करना। तो इसमें अपन बनाएंगे टेबल, 5 विषय हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ले लिया अपन ने सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि मैंने सब्जेक्ट ले लिया इकोनॉमी, ठीक है। फिर मैंने ले लिया हिस्ट्री, ठीक है। स्टैटिक्स बोलते हैं सांख्यिकी को, इसको इंग्लिश को तो मैं EN कर देता हूँ इंग्लिश, और ये हो गया मैथ। ये 5 सब्जेक्ट अपन ने ले लिए, ठीक है। पर एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक, मतलब इसका मतलब अपने को 5 चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम। मैं फिर बता रहा हूँ, टेबल बना के करना, नहीं तो फिर फंसोगे, और कोई ऑप्शन नहीं, इसका यही मेथड है। तो ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ठीक है। तो फ्राइडे तक ही लग रहा है क्लास। अतिथि व्याख्यानों का इंतजाम करना है। अब ध्यान से देखना, एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाओ। प्रत्येक दिन केवल एक ही व्याख्यान का इंतजाम किया जा सकता है, तो अपन ने उसी तरीके से बनाया है। अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुसूचित नहीं किया जा सकता, तो इकोनॉमी जो है सबासी बात कब नहीं हो सकता, मंगलवार को तो काट दो, मंगलवार को नहीं हो सकती हो, ठीक है, सेम पैटर्न। इतिहास का अतिथि प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है, तो हिस्ट्री सबासी बात कब होगी, मंगलवार को होगी। इसके अलावा जितने भी सारे होंगे वो मंगलवार को नहीं होंगे, ठीक है, इतना पता लग गया। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के दिन के ठीक अगले दिन अनुसूचित करना है। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, गणित का जो होगा ना, मैथ का जो होगा, मैथ का जो है व्याख्यान अर्थशास्त्र इकोनॉमी का जो होगा उससे एक दिन जस्ट आगे होगा। इसका मतलब क्या है, तो वेडनेसडे, देखो अब मंडे तो हो ही नहीं सकता इकोनॉमी, क्योंकि अब ट्यूसडे तो ऑलरेडी बुक है ना, तो इसका मतलब इकोनॉमी जो है मंडे को नहीं हो सकता। और ट्यूसडे में मैथ तो कभी भी नहीं होगा, तो वो तो पहले कर चुका है, ठीक है। तो ये तो मंडे को मैथ भी नहीं होगा। क्या तो अब जैसे मान लो वेडनेसडे को इकोनॉमी है तो थर्सडे को मैथ हो सकता है, थर्सडे को अगर इकोनॉमी है तो फ्राइडे को हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ है, तो ये काटने का तरीका अपने पता लगा। आगे देखो, अंग्रेजी का व्याख्यान जो है अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले अनुसूचित करना है। तो बस अब तो फिर तो बिल्कुल ईजी हो गया। इंग्लिश यहाँ पे आएगा तो सबासी बात है, देखो इंग्लिश आ जाएगा बुधवार को, ठीक है, थर्सडे को आ जाएगा इकोनॉमी, और फ्राइडे को आ जाएगा मैथ। सीधी सी बात है, सारा हो गया। अब जो ये बचा स्टैटिक्स वाला, ये कब आएगा, मंडे को आएगा। सारा चीज़ें क्लियर होगी। देखो यही चीज़ें होती है समझने वाली, बस लैंग्वेज को पकड़ना होता है। अब देखो सोमवार को कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है, स्टैटिक्स वाला है आंसर। सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान है, स्टैटिक्स और अंग्रेजी के बीच में, देखो ध्यान से देखना, स्टैटिक्स इधर है और अंग्रेजी इधर है, तो ये कौन सा है, हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है। अगला देखो, सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है, कौन सा व्याख्यान अंतिम है, मैथ, गणित। देख रहे हो, ये 2018 में ये रीजन ना 4 क्वेश्चन थे। यूपीएससी ने डिफिकल्ट बनाने के लिए बताओ क्या किया, क्वेश्चन उन्होंने ब्रेक कर दिए हैं। वो आजकल कभी नहीं देता ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन, एक ही में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 2018 तक आते थे ऐसा। बुधवार को कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है, देखो बुधवार को ये रहा, बुधवार को है इंग्लिश। गणित के व्याख्यान के पहले कौन सा व्याख्यान अनुसूचित है, गणित से, मैथ से, देखो मैथ से पहले कौन है, ये थर्सडे को इंग्लिश, नहीं सॉरी इकोनॉमी है ना ये, हाँ इकोनॉमी, इंग्लिश तो ये रहा, इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये आ गया फट से आंसर, ठीक है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, परंतु बहुत इजी है। ध्यान से देखना, इस रीजन है, इस ईजी होने का कारण समान आयतन दे दिया है। तो समान आयतन मैंने कभी जब मैं ना इस टाइप का आयतन जब रेशियो में दिया रहे तो हमेशा उसमें ले लिया करो, उनका एलसीएम ले लिया करो, तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे। मान लो कि मैंने 1 लीटर का ले लिया, ध्यान से समझना, 1 लीटर का एक आधा भरा हुआ है, 1/2 भरा है, और वो एक भरा है 3/4, यहाँ तक भरा हुआ 3/4 दूध से भरे। बाद में उन्हें पानी मिलाकर लबालब, तो अब देखो इसमें ये मिल्क है, अब आधा ही इसमें क्या डाल दिया जाएगा, पानी, वाटर। यहाँ पे 3/4 तो 1/4 क्या डाल दिया जाएगा, वाटर, ये मिल्क है। तत्पश्चात उनको इस द्रव को दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अब देखो इनको वही सेम चीज़ है, सारा को उधर डाल दिया, तो जो इस बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, जोड़ लो, कुछ ही नहीं है। तो बर्तन में दूध का पूछा ना, मिल्क जोड़ लो पहले, 1/2 प्लस 3/4, ठीक है, रेशियो। वाटर कितना है, 1/2 प्लस 1/4, जोड़ लो।
अब ये 2 4 कितना हो गया है, इसका लो एलसीएम 8, 2 में ये 4 ही आ जाएगा ना, क्या लेना, गुणा करने की जरूरत नहीं। 2 में इसमें 4 2, इसमें 4 में भाग दो एक बार, 3 से गुणा करो 3, ये हो गया। इधर देखो, इधर भी 4 लो, 2 का 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/4 अनुपात 3/4, अभी 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/3, आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना सबसे ईजी क्वेश्चन है, जोड़ बाकी वाला क्वेश्चन है ये भी। बस वही है कि दशमलव का जोड़, अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, और दशमलव जोड़ वाला एनसीईआरटी ने चीख चीख के चिल्लाया है, सिखाया है कि दशमलव जोड़ सीख लो, और जिसका गलत हुआ होगा दशमलव जोड़ नहीं आता उसको मतलब। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से पेपर निकलेगा ऐसी सेट, एनसीईआरटी बार बार करो, मैं खुद एक बार दोबारा एनसीईआरटी पढ़ूंगा एक बार, इसे याद रख लो, मैं एनसीईआरटी का ही पेपर है ये पूरा। अब चाहे लोग बोलने में स्केट वेट गेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो वही सेम क्वेश्चन आ गया फिर, सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती है। अब जो भाई जितने भी मशीनें हैं वो सारी की सारी ऊर्जा खर्च करती है, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है, और ऊर्जा कहाँ से आती है, बिजली से। और बिजली से चलने वाली मशीनों का रखरखाव सस्ता होता है, जो बिजली जो चलती है वो सस्ती होती है, ठीक है, रखरखाव सस्ता होता है। बिजली से चलने वाली मशीनें प्रदूषण मुक्त भी होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, बिजली सस्ती भी होती है, प्रदूषण मुक्त भी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। सभी मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती है, अरे नहीं ये वर्ड देखा करो हमेशा, बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा का दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है याद करो, वही जो कंप्रेंशन में करते थे। अधिकांश मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती है, अरे अपने को पता ही नहीं, डाटा नहीं है तो आप कैसे बता पाओगे। बिजली से चलने वाली मशीनें चलाना बेहतर है, हाँ देखो सस्ती भी है, प्रदूषण मुक्त भी है, तो बस यही तो मैंने बोल रहा था आंसर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बचे, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। धनिकों के अलावा कोई हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता, इसका मतलब सीधी सी बात है, ध्यान देखना, इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब है जो धनिक लोग हैं वही हवाई यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा ही नहीं उठा सकते, तो स्वाभाविक सी बात है, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि धनिक के अलावा कोई खर्चा नहीं उठा सकते। अब देखो, हवाई यात्रा करने वाले में से कुछ बीमार पड़ जाते हैं। अब देखो स्वाभाविक बात है, तो बीमार कौन पड़ेंगे, धनिक लोग ही बीमार पड़ेंगे, ठीक है। जो बीमार पड़ते हैं उनमें से कुछ का इलाज की आवश्यकता, अभी जो इलाज की आवश्यकता क्यों है धनिक लोगों को ही है ना, क्योंकि इन्हीं में से अभी मान लो कि 50 लोग थे, इसमें 10 लोग बीमार पड़ गए, इनको इलाज की आवश्यकता है, ठीक है, तो इलाज इनका 10 लोगों का होगा, सब लोगों का इलाज नहीं होगा, बस अब पढ़ लो। सभी धनिक व्यक्ति हवाई यात्रा करते हैं, अरे ये नहीं बोल रहा है, अपन ये बोल रहा है कि जो यात्रा करते हैं वो वही अफोर्ड कर सकते हैं धनी व्यक्ति। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में बैठा वो भी यात्रा कर रहा है, नहीं, गलत। जो हवाई यात्रा करते हैं बीमार पड़ जाते हैं, अरे नहीं, कुछ लोग बीमार पड़ते हैं एक शब्दों का खेल है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। सभी धनी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, अरे नहीं, 50 लोग थे उसमें से 10 लोग, सभी लोग जो हवाई यात्रा करते हैं धनिक होते हैं, हाँ यही बात सही है। तो मैंने पहले बोला था एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया तो उसी से आंसर आएगा। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन है 5 प्लेट वाला, इसको टेबल बना के करना, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये उन्हें उल्टा बना दिया अपन ने, इसको 5वां करते हैं, 5वां और तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है। अब पढ़ते जाओ। 5 फ्लैट है में जो एक दूसरे ऊपर स्थित है, इसलिए अपन ने ऐसा बनाया है। 5 व्यवसायी रहते हैं यहाँ पे, 5 बिजनेसमैन रहते हैं कोई भी, ठीक है। एक प्रोफेसर है जिसे अपने IAS अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। अब देखो ध्यान से देखना, ये चीज़ थोड़ा ऑब्जर्व करना। अब मान लो कि देखो क्या बोला है, एक प्रोफेसर है जिसे अपने IAS अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अपन, अब देखो यहाँ पे हम ना, यहाँ जमाने से पहले अब कभी भी ना ये कर लिया करो, इसका मतलब है IAS अधिकारी जो है उससे ऊपर है, अब वो कहाँ है अपने को नहीं पता है, तो इसका मतलब प्रोफेसर नीचे है और IAS अधिकारी ऊपर है। ये अभी अपने एक केस लेके चलेंगे, ठीक। एक डॉक्टर है जिसके सभी से समान रूप से मित्रता है, समान रूप से मित्रता है, डॉक्टर यहाँ होगा क्योंकि उसको ऊपर नीचे सब लोग सेम है, तो ये तो पता लग गया। उसे जितनी बार ऊपर जाना पड़ता है उतनी बार नीचे उतरना पड़ता है, तो ये सीधी सी बात है, यहीं बीच में है डॉक्टर। एक इंजीनियर है जिसे अपने MLA मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। अब ये भी पता लग गया कि इंजीनियर जो है MLA से नीचे रहता है, इंजीनियर नीचे रहता है, ठीक है। जिसका फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो एक इंजीनियर है, अभी देखो यही स्टेटमेंट पढ़ने, एक इंजीनियर जिसे अपने MLA मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, IAS अधिकारी यहाँ रहता है और MLA यहाँ रहता है, ठीक है, ये तो अपने को कंफर्म हो गया, परंतु यहाँ पे अपने पता नहीं लग रहा है कि प्रोफेसर कहाँ रहता है।
तो आपने मान लिया प्रोफेसर और इंजीनियर यहाँ रहते हैं, इन दोनों में से कहीं ना कहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये 5 विषय सबसे निचले तल से सबसे ऊपरी तल तक किस क्रम में रहते हैं, तो अपने को पता है, ये तो ध्यान से पढ़ना, सबसे निचले तल से सबसे ऊपरी तल का पता अपने को IAS अधिकारी रहता है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। IAS अधिकारी यहीं दिया है, तो प्रोफेसर सबसे नीचे, फिर इंजीनियर, डॉक्टर, MLA, आंसर आगे। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अभी आंसर जब इनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं थे तो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है उससे आंसर निकालेंगे अपन। अपने कंफर्म क्या है, IAS अधिकारी, तो बस IAS अधिकारी बनना ही है ना। तो ये सोचो, ये सब पढ़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा जहाँ IAS अधिकारी टॉप पे होगा। ठीक है, तो सारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सेम रिपीट। कल 2013 करना, मैं फिर बता रहा हूँ, करो, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, कल 7 बजे आओ। तो सर कल 7 बजे मत करिए, 8 बजे कर दीजिए। अच्छा, कल परसों से कर लेना। छुट्टी चाहिए, मैं तो बोल ही रहा था, तुम दोनों डिसाइडेड करो भाई। छुट्टी तो नहीं सर, बट 8 बजे से कर लो। चलो ठीक है, कल बताता हूँ। 8, हाँ ठीक है, 7 बजे तो नहीं होगी, 8 बजे करेंगे। अगर करेंगे तो मैं बता दूंगा उस टाइम। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। सर 8 बजे आना से नहीं, अभी चेंज कर लेंगे, अभी ईद है ना, इसीलिए रख रहे थे 8 बजे से, अब तो चेंज कर लेंगे। क्या तुम चाह रही हो कि 8 बजे रहे? जी